गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। जी, क्लास पूरी तरीके से लाइव हो चुकी है। ठीक अब 9:50 हुए हैं और तारीख आप भली भांति जानते हैं, आज 16 जुलाई 2021 है। आज के लिए केवल आज आपकी क्लास का टाइमिंग थोड़ा सा चेंज किया गया है, क्योंकि दोपहर में मैं अवेलेबल नहीं था। इस वजह से मैंने मॉर्निंग में आज आपकी क्लास रख ली है, इसलिए ताकि आपकी छुट्टी ना हो, आपको नुकसान ना हो। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस हो सकती है। हो सकता है इस टाइम पर कोई और भी क्लास चल रही हो, स्पेशली हो सकता है ज्योग्राफी की क्लास चल रही हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हो चुके हैं: अपरमिता, आदित्य, प्रेम, रौनक, अनूप, हेमंत, सौरभ, नितिका, अमित, विक्रम, अंकित, अमृत, आदित्य, ये कुछ लोग यहाँ पर नजर आए हैं। सर, यदि हम वैदिक काल कहते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? बेटे, इसका मतलब हुआ 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का पीरियड। यदि आपने कहा कि सर वैदिक काल, तो वैदिक काल का मतलब है 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक का पीरियड। बस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग उसको हमने ऋग्वैदिक पीरियड और पोस्ट वैदिक पीरियड में क्या कर लिया है, डिवाइड कर लिया है। उतना ज्यादा वो सब चीजें मैटर नहीं करती हैं, इसलिए उतना ज्यादा कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, क्लास पूरी तरीके से लाइव हो चुकी है और आप जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे एंशियंट इंडिया या प्राचीन भारत में प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या आद्य ऐतिहासिक काल में वैदिक पीरियड या वैदिक काल के बारे में। हम वैदिक पीरियड या वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे थे, जो पीरियड है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का पीरियड, यानी कि टोटल 900 ईयर्स का पीरियड, टोटल 900 साल का पीरियड, ये कहलाता है वैदिक पीरियड या वैदिक काल। तो चलिए, अभी तक तो हमने बात की उस वैदिक लिटरेचर के बारे में, उस वैदिक साहित्य के बारे में जहां से हमें वैदिक काल के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। लेकिन अब हम बात करेंगे उस वैदिक सभ्यता के बारे में, उस वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में जो 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक एग्जिस्ट किया करते थे। और बात करेंगे इस वैदिक सिविलाइजेशन की सबसे पहले लिखेंगे ज्योग्राफिकल स्ट्रेच के बारे में, या भूगोलिक विस्तार के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस वैदिक सिविलाइजेशन के ज्योग्राफिकल स्ट्रेच या भूगोलिक विस्तार के बारे में। लिखेंगे सबसे पहले, इन वैदिक पीरियड, इन वैदिक पीरियड द एंशियंट आर्यंस, इन वैदिक पीरियड द एंशियंट आर्यंस यूज्ड टू लिव इन सप्त सिंधु नेम्ड एरिया ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। लिखेंगे वैदिक काल में, वैदिक काल में प्राचीन आर्य सप्त सिंधु नामक स्थल पर वैदिक काल में प्राचीन आर्य सप्त सिंधु नामक स्थल पर रहा करते थे। या फिर आप कह सकते हैं कि इन वैदिक पीरियड द एंशियंट आर्यंस यूज्ड टू लिव इन सप्त सिंधु नेम्ड एरिया। और ध्यान रखेंगे, ये जो सप्त सिंधु नामक स्थल था, इसे सप्त सिंधु इसलिए कहा जाता था क्योंकि
इसका मतलब ही क्या था? एरिया ऑफ 7 रिवर्स, या इसे कहा जाता था 7 नदियों वाला क्षेत्र। ये कहलाता था एरिया ऑफ 7 रिवर्स या 7 नदियों वाला क्षेत्र। सर, इस वैदिक काल को आद्य ऐतिहासिक काल में क्यों रखा गया है जबकि इसके लेखों को पढ़ा जा सका है? मेरे भाई, सबसे पहली तो ये कंफ्यूजन अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हम जिस भी लिटरेचर के बारे में बात की कर चुके हैं या जिस वैदिक लिटरेचर के बारे में हम बात कर रहे हैं, मैंने कल भी आपको बताया था कि जो वेद हैं उनकी रचना सबसे पहले गुप्त काल में हुई थी, यानी कि 4th सेंचुरी में, यानी कि 4वीं शताब्दी में। लेकिन जो वेदों की नॉलेज है, वेदों का जो ज्ञान है, वो हमें वैदिक पीरियड में मिल चुका था। अब आप सोचेंगे कि यार ये कंफ्यूजन कैसे क्रिएट हो गई? ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो वैदिक लिटरेचर है ये वैदिक काल में लिखा गया है, तो आप गलतफहमी में हैं। ये वैदिक काल में लिखा नहीं गया है। हमें केवल और केवल इन वैदिक लिटरेचर का ज्ञान जो है वो वैदिक पीरियड में मिला है। बेसिकली इतिहासकारों का ऐसा मानना है और ऐसा कहना है कि वैदिक काल में हर चीज या हर ज्ञान या हर नॉलेज वर्बली पर्सन टू पर्सन क्या की जाती थी? ट्रांसफर की जाती थी। कहने का मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को वो मौखिक रूप से क्या किया जाता था? ट्रांसफर किया जाता था। कहने का मतलब वहां पर कुछ भी लिपिबद्ध नहीं था, वहां पर कुछ भी लिखा नहीं किया गया था, बल्कि वो मौखिक रूप से पर्सन टू पर्सन ओरली क्या किया जाता था? ट्रांसफर किया जाता था। इसलिए हमने उसको क्या रखा है? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में रखा है हमने, इसलिए उसको आद्य ऐतिहासिक काल कहा है। लेकिन पर्सन टू पर्सन ये आगे जनरेशंस तक क्या होता रहा? ट्रांसफर होता रहा। और फिर 4th सेंचुरी में जाकर सबसे पहले संस्कृत भाषा में हमारे वेदों की रचना हुई। सर, राजा अशोक के बारे में किस पीरियड में बताया गया है? अरे मेरे भाई, मैंने तो आपको बताया ना, राजा अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। इस राजा का नाम अशोक है, ये तो हमें 19th सेंचुरी में पता चला। लेकिन यदि वो किस पीरियड में एग्जिस्ट करता था तो हम मॉडर्न पीरियड पढ़ेंगे, हिस्टोरिक पीरियड में, ऐतिहासिक काल में, उसमें बात करेंगे अशोक के बारे में। चलिए खैर, आपको केवल और केवल कमेंट करके अटेंशन चाहिए, चाहे सवाल कितना भी वाहियात और बेहुदा क्यों ना हो। प्राचीन जो आर्य हुआ करते थे वो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सप्त सिंधु नामक स्थल पर रहा करते थे। और यहां पर सप्त सिंधु का मतलब है एरिया ऑफ 7 रिवर्स या 7 नदियों का क्षेत्र ही क्या कहलाता था? सप्त सिंधु क्षेत्र कहलाता था। और आप जानते हैं कि ये जो 7 नदियां हुआ करती थी ये कौन कौन सी हुआ करती थी? लिखेंगे सिंधु, दूसरी वितस्ता। कल ही आपको बताया था झेलम नदी का ही पुराना नाम क्या था? वितस्ता। नेक्स्ट लिखेंगे अस्किनी। नेक्स्ट अगली नदी लिखेंगे अस्किनी। और आपको याद होगा कल ही बताया था कि चेनाब नदी का ही पुराना नाम क्या था? अस्किनी। नेक्स्ट पुरुषणी रिवर या पुरुषणी नदी। और आप जानते हैं रावी नदी को ही क्या कहा जाता था? पुरुषणी कहा जाता था। 5वीं विपाशा। व्यास नदी को ही क्या कहा जाता था? विपाशा कहा जाता था। नेक्स्ट शतुद्री। और हम सब जानते हैं सतलज नदी को ही शतुद्री कहा जाता था। और रिवर सरस्वती, जो बेसिकली घग्गर नदी का क्या है? प्राचीन नाम। इसी क्षेत्र को क्या कहा जाता था? सप्त सिंधु क्षेत्र कहा जाता था। और यहीं पर रहा करते थे प्राचीन आर्य या एंशिएंट आर्यंस। कहने का मतलब यदि हम वैदिक काल की संस्कृति के बारे में बात करें या वैदिक काल की सभ्यता के बारे में बात करें तो आप कह सकते हैं कि ये हमारे उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में विस्तृत थी। लेकिन
गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र की बात करें या गंगा यमुना के मैदानी भागों की बात करें तो यहां तक इनका स्ट्रेच नहीं माना जाता है। इनका जो स्ट्रेच है वो गंगा और यमुना के पश्चिम तक है, केवल पश्चिमी भाग तक है, उसके और पूर्व में इनका कोई विस्तार नहीं हुआ करता था। इसके अलावा ध्यान रखेंगे आर्यों के 5 कबीले हुआ करते थे, और आप कह सकते हैं कि ऐसी 5 कम्युनिटीज थी, ऐसे 5 समुदाय थे या ऐसे 5 कबीले थे जिनमें डिवाइड होकर आर्यंस रहा करते थे। और ध्यान रखेंगे वैदिक काल में कबीलों को ही क्या कहा जाता था? जन कहा जाता था। कबीलों को ही जन कहा जाता था। और ये समुदाय या ये कम्युनिटी क्योंकि 5 कबीलों वाली थी, क्योंकि ये समुदाय में 5 कबीले हुआ करते थे, इसीलिए इन्हें पंचजन कहा जाता था। इन्हें पंचजन कहा जाता था। ये जो जानकारी हमें मिली है वो किससे मिली है भाई? वैदिक लिटरेचर से मिली है या फिर वैदिक साहित्य से मिली है। और हमें वैदिक साहित्य या वैदिक लिटरेचर से ही ये जानकारी मिलती है कि वैदिक काल में आर्य जो थे वो सप्त सिंधु नामक स्थल पर रहा करते थे, 5 कबीलों में, 5 जन में। इसीलिए इनकी कम्युनिटी को, इनके समुदाय को पंचजन कहा जाता था। ये साथ में रहा भी करते थे और ध्यान रखेंगे ये आपस में लड़ा भी करते थे। और यदि हम आर्यों के इन कबीलों की बात करें, यदि हम आर्यों के इन जनों की बात करें तो ध्यान रखेंगे आर्यों के ही दो प्रमुख शासक हुआ करते थे, भरत और त्रितसु। The two famous rulers of Aryans were Bharat and त्रितसु। और ध्यान रखेंगे यही आगे चलकर भरत वंश और त्रितसु वंश कहलाए। इन्हीं शासकों के वंश आगे चलकर भरत वंश और त्रितसु वंश कहलाए। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ऐसा माना जाता है कि इसी शासक भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारतवर्ष पड़ा। और ध्यान रखेंगे भरत और त्रितसु ये 2 शासक हुआ करते थे और इन दोनों ही शासकों के समर्थक हुआ करते थे गुरु वशिष्ठ। और ध्यान रखेंगे ऋग्वेद से हमें यह जानकारी मिलती है, ऋग्वेद से हमें यह जानकारी मिलती है कि
भरत वंश का ही एक शासक हुआ जिसका नाम था सुदास। तो ध्यान रखेंगे, उसी सुदास और अन्य 10 राजाओं के बीच में एक युद्ध लड़ा गया था, या एक वॉर हुई थी जिसे 10 राज्य युद्ध कहा जाता है, जिसे 10 राज्य युद्ध कहा जाता है। 10 राज्य युद्ध का मतलब है 10 राजाओं का युद्ध, या अ वॉर ऑफ 10 रूलर्स। ध्यान रखेंगे, ये युद्ध, ये बैटल हुआ था एट द बैंक ऑफ, दैट बैटल वॉज हैपेंड एट द बैंक ऑफ पुरुषनी रिवर और रावी रिवर। लिखेंगे यह युद्ध पुरुषनी नदी या रावी नदी के तट पर हुआ था। समर्थक, फॉलोअर, जी हां बिल्कुल, समर्थक का मतलब फॉलोअर होता है। और यदि इस युद्ध के रीजन के बारे में बात करें, यदि कारण के बारे में बात करें, तो ध्यान रखेंगे ऐसा माना जाता है कि भरत डायनेस्टी या भरत वंश का ही एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था सुदास, और इस सुदास के ही राजपुरोहित हुआ करते थे गुरु विश्वामित्र। भरत वंश का राजा हुआ करता था सुदास, और सुदास के ही दरबार में उसके राज पुरोहित हुआ करते थे गुरु विश्वामित्र। लेकिन एक बार इस सुदास के द्वारा गुरु विश्वामित्र को अपमानित करके अपने दरबार से निकाल दिया गया था, और सुदास ने विश्वामित्र के स्थान पर ही गुरु वशिष्ठ को नियुक्त कर लिया था, और गुरु वशिष्ठ को अपना राजपुरोहित बना लिया था। इसी अपमान से अपमानित होकर, इसी अपमान से ही अपमानित होकर, या इसी बात से नाराज होकर विश्वामित्र ने आर्यों के जो 5 कबीले थे या जो पंचजन थे, उन सारे के सारे कबीलों को एक साथ इकट्ठा कर लिया। और ध्यान रखेंगे, भरत वंश के राजा सुदास के ही खिलाफ, लिखेंगे पंचजन के 10 राजाओं ने आक्रमण किया। लिख सकते हैं 10 रूलर्स ऑफ पंचजन अटैक्ड सुदास। और जब सुदास पर इन पंचजन के 10 राजाओं ने आक्रमण किया, तो लिखेंगे इन दैट बैटल, इस युद्ध में सुदास डिफीटेड दोज 10 रूलर्स। इस युद्ध में सुदास के द्वारा 10 राजाओं को पराजित कर दिया गया। लिखेंगे इस युद्ध में सुदास विजयी हुआ। In this battle, Sudas defeated those 10 rulers. और ध्यान रखेंगे इसका सोर्स, इस युद्ध का स्रोत होता है 7th डिवीजन ऑफ ऋग्वेदा या ऋग्वेद का 7वां मंडल। ध्यान रखेंगे ऋग्वेद के 7वें मंडल से ही हमें 10 राज्य युद्ध के बारे में जानकारी मिली है। इस 10 राज्य युद्ध के बारे में
हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल से पता चला है। और ध्यान रखेंगे, ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? लिखेंगे गुरु वशिष्ठ के द्वारा की गई थी। तो गुरु वशिष्ठ ही ऋग्वेद के 7वें मंडल की रचना करते हैं और 7वें मंडल में बताते हैं 10 राज्य युद्ध के बारे में, या बैटल ऑफ पुरुषनी, या जो पुरुषनी नदी के किनारे युद्ध लड़ा गया था उसके बारे में। लेकिन ध्यान रखेंगे, जिन 10 राजाओं को जिन 10 राजाओं को पराजित किया गया था, तो ध्यान रखेंगे, पराजित जनों में सबसे श्रेष्ठ पुरुजन थे। भाई मैंने अभी आपको बताया कि विश्वामित्र के द्वारा सारे के सारे जनों को, कबीलों को इकट्ठा करके 10 राजाओं से अटैक करवाया गया। किस पर? सुदास पर। सुदास ने 10 के 10 राजाओं को पराजित कर दिया पुरुषणी के इस युद्ध में। लेकिन ध्यान रखेंगे, वो 10 राजा जो पराजित हुए थे, जो हारे थे, उनमें सबसे ज्यादा जो श्रेष्ठ जन थे या राजा थे, वो किसके थे? पुरुजन के थे। और ध्यान रखेंगे, आगे चलकर भरतवंश और पुरुजन में मित्रता हुई। और हम सब जानते हैं, भरत और पुरुवंश मिलकर ही आगे चलकर क्या कहलाया? कुरु डायनेस्टी कहलाया, या कुरु वंश कहलाया। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, उत्तर वैदिक काल में इस कुरु की ही तो राजधानी क्या हुआ करती थी? हस्तिनापुर हुआ करती थी। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, इस कुरु से ही तो कहानी शुरू होती है किसकी? महाभारत की। इसके अलावा नोट कर लिया है सभी ने? इसके अलावा यदि हम यहां के एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन की बात करें, यदि हम वैदिक पीरियड या वैदिक काल के एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन के बारे में बात करें, तो ध्यान रखेंगे, ऋग्वेद में
ऋग्वेद में 8 बार हमें सभा शब्द का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में हमें 8 बार सभा शब्द का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है, जिसे वैदिक काल की एक संस्था माना गया है, या वैदिक काल का एक सदन माना गया है। भाई हालांकि मैंने आपको बताया कि अथर्ववेद में सभा और समिति तो दोनों प्रजापति की पुत्रियां बताई गई हैं, लेकिन यदि हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में वैदिक काल की एक संस्था माना गया है। किसको? सभा को, जिसका वैदिक काल में या ऋग्वैदिक पीरियड में अत्यंत महत्व हुआ करता था। और ध्यान रखेंगे, इस संस्था में पुरुष और महिला दोनों का प्रवेश संभव था। इस संस्था में, इस सोसाइटी में पुरुष और महिलाएं दोनों का ही प्रवेश संभव हुआ करता था। पुरुष और महिलाएं दोनों ही प्रवेश ले सकते थे इस संस्था में, जिसको सभा कहा जाता था। और ध्यान रखेंगे, इस संस्था में जो पुरुष हुआ करते थे उन्हें, लिख लीजिएगा, सभे कहा जाता था। इस संस्था में जो पुरुष हुआ करते थे उन्हें सभे ही कहा जाता था, और जो महिला हुआ करती थी उन्हें सभावती कहा जाता था। तो सभे और सभावती यानी कि पुरुष और महिलाएं दोनों प्रवेश ले सकते थे इस संस्था में, जिसे ऋग्वैदिक काल में एक संस्था माना गया है और सभा नाम दिया गया है। इसी तरीके से ध्यान रखेंगे, ऋग्वेद में ही 9 बार, ऋग्वेद में 9 बार ही उल्लेख मिला है किसका? समिति का। ऋग्वेद में ही 9 बार उल्लेख मिला है समिति का। लिखेंगे यह भी ऋग्वैदिक काल की एक प्रमुख संस्था थी। यह भी एक ऋग्वैदिक काल की प्रमुख संस्था थी। और ध्यान रखेंगे, इसमें साधारण लोगों का प्रवेश संभव था। इसमें साधारण लोगों का प्रवेश संभव था।